हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के लेटेस्ट अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। इसे हिंदी में पैड़ा मित्र कहते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिकल के फील्ड में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर के बिना हम कोई भी इलेक्ट्रिक सप्लाई को की जो वोल्टेज होती है उसे हम घटा और बढ़ा नहीं सकते। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर होता है उसका उपयोग हम जनरेशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन तथा ट्रांसमिशन तक करते हैं, और इसका उपयोग हम घरों में भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या जो छोटे मोटे हमारे सर्किट्स होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वहाँ पे भी हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। ट्रांसफार्मर का जो उपयोग होता है वो वोल्टेज के लेवल को घटाने या फिर बढ़ाने के लिए किया जाता है, और इसका एक उपयोग और भी है जिसका नाम है इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग यानी कि प्रतिबाधा मैचिंग के लिए भी हम ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ट्रांसफार्मर में कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है। ट्रांसफार्मर में कोई भी हमारा मूविंग पार्ट यानी कि चल केंद्र नहीं होता है, जिसके कारण यह स्थिर होता है। इसीलिए हम इसे स्टैटिक डिवाइस के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो एसी पे कार्य करता है, इसीलिए हम इसे एसी मशीन भी कहते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा केवल और केवल एसी पे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर डीसी पे वर्क नहीं करता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर जो होता है वो केवल वोल्टेज के लेवल को घटाता या बढ़ाता है, बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए हुए। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर हमारा होता है वो फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन नहीं करता है, और इसका जो पावर होता है वो भी हमारा कांस्टेंट होता है। दोस्तों, हमारा पावर जो होता है वो कांस्टेंट होता है क्योंकि होता है P=VI, यानी कि अगर हमारा वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट क्या करेगी, घटेगी, ताकि ये जो हमारा पावर है ये हमारा बैलेंस होता रहे। अर्थात जब भी हमारा वोल्टेज इंक्रीज करेगा उस समय पावर को बैलेंस करने के लिए हमारी जो करंट होगी वो डिक्रीज होगी। अर्थात अगर हमारा वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है तो हमारा जो करंट होगा वो इंक्रीज करेगा, जिसके कारण से हमारा जो पावर होगा वो बैलेंस की अवस्था में बना रहता है। दोस्तों, सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर यानी कि पैरामीटर की संरचना, जो हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है वो कैसे बना होता है। दोस्तों, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले होती है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन सिलिकॉन स्टील की कोर, जिसे हम कोर कहते हैं। यह जो कोर होता है वो सॉफ्ट आयरन और सिलिकॉन स्टील से मिलकर के बना होता है। इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। तो दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर की हमारी संरचना होती है उसके कोर पे हम क्या करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। बाइंडिंग जो होती है हमारी दो प्रकार से होती है। एक को हम बोलते हैं प्राइमरी साइड, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी बाइंडिंग, और दूसरे को हम बोलते हैं सेकेंडरी बाइंडिंग। तो जो हमारा प्राइमरी बाइंडिंग होती है इधर से हम इनपुट अप्लाई करते हैं, और जो सेकेंडरी होती है उधर से हम आउटपुट या फिर लोड को कनेक्ट करते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। तो जो हमारा ट्रांसफार्मर हम बनाते हैं उसमें हमारे इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलते हैं। एक होता है एल टाइप की पट्टी, और एक होती है आई टाइप की, और एक होता है ई टाइप का। तो दोस्तों, हमारा जो ट्रांसफार्मर अक्सर हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर जो होता है हमारा इस तरह से बनता है। ट्रांसफार्मर का जो कंस्ट्रक्शन हम देखते हैं वो कुछ इस तरह का होता है। कुछ इस तरह की आकृति हमें देखने को मिलती है ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन में।
तो दोस्तों ये जो हमारी बाहर के जो हमारे कोर दिखाई दे रहे हैं, यही कोर जो होता है वो हमारे इनसे मिल करके बना होता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं ये कैसे एक दूसरे के ऊपर ज्वाइंट किए जाते हैं। तो दोस्तों होता क्या है कि ये जो हमारा एल है, इसको हमें इस तरह का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एल को इस तरह से और दूसरे एल को हम उसके उल्टा में एक दूसरे के ऊपर जोड़ते जाते हैं। तो दोस्तों जब हम इसके ऊपर से हम जोड़ते हैं तो ये हमारा इस तरह से फॉर्म होता है। तो आइए देखते हैं कि ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है ये बनता कैसे है, किस तरह से हम इसको जोड़ते हैं। तो ये जो हमारा एल टाइप का स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस तरह से होता है। इसको हम क्या करते हैं, एक बार इस तरह से और दूसरे वाले को हम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसके ऊपर से हम इस तरह की एयर की पट्टी लगाते हैं और इस तरह से जो हमारा स्ट्रक्चर बनता है वो कुछ इस प्रकार से बनने लगता है। और दोस्तों इस तरह का ट्रांसफार्मर अक्सर हम लोग घरों में देखने को मिलता है। जो हमारे छोटे छोटे कंपोनेंट्स यूज होते हैं, जो छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं, वहाँ पे हमें इस तरह के ट्रांसफार्मर देखने को मिलते हैं। जहाँ पे हमने एक बार आपको ब्रिज रेक्टिफायर पढ़ाया था, और रेक्टिफायर के जो भी सर्किट्स थे, हाफ वेव, फुल वेव, ब्रिज रेक्टिफायर, वहाँ पे हमें ट्रांसफार्मर इस तरह के देखने को मिलते थे। दोस्तों इस तरह से हमारा ये जो कोर होता है, इस कोर पे हम कॉइल की वाइंडिंग कर देते हैं, और ये हमारा इधर पे भी कोर होता है जिस पे हम कॉइल की वाइंडिंग कर देते हैं। जिधर से हम इनपुट देते हैं उसको प्राइमरी साइड, और जिधर से हमारा आउटपुट निकलता है उसे हम सेकेंडरी साइड कहते हैं। दोस्तों ये हमारा एल टाइप से मिलकर बना था। अब हम देखते हैं कि ई और आई टाइप से मिलके कैसे बनता है। तो दोस्तों इसमें जो होता है, हम अगर 3 फेज के लिए बनाते हैं तो हमें ई और आई टाइप के ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं। तो इसके लिए क्या होता है कि हमारा ये इस तरह से कुछ होती है स्ट्रक्चर, और ये होता है हमारा आई टाइप। अब हम क्या करते हैं कि ये इस टाइप के ऊपर हम आई को हम क्या करते हैं, लगा देते हैं। लगाने के बाद हम फिर से इसके ऊपर हम ई टाइप की जो ब्लेड होती है उसको हम लगाते जाते हैं, और इस तरह से हमें ये एक स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। इस तरह से। तो दोस्तों इस तरह से हमारे जो ट्रांसफार्मर होते हैं उनका निर्माण किया जाता है। दोस्तों आइए देखते हैं ट्रांसफार्मर के भाग कौन कौन से हैं, कि ट्रांसफार्मर में हमारे कितने पार्ट्स होते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं कि ट्रांसफार्मर के पार्ट्स के बारे में, कि ट्रांसफार्मर किन किन के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों ऐसे ट्रांसफार्मर में बहुत सारी चीज़ों का उपयोग होता है, जिनका हम थोड़ा बहुत यहाँ पे आपको बताने जा रहे हैं, और जो हम इसका डिटेल में जो पढ़ेंगे वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों वीडियो जो होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो ट्रांसफार्मर का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है हमारा कोर। जैसे भी कोर हमने बताया कि कोर जो होता है वो उस एल आई ई इन टाइप से मिल करके बना होता है। दोस्तों जो हमारा कोर होता है, अगर कोर के अकॉर्डिंग हम ट्रांसफार्मर को डिवाइड करें तो हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा कोर टाइप, और दूसरा होता है हमारा सेल टाइप। दोस्तों जो हमारा कोर टाइप होता है, इसमें जो वाइंडिंग होती है वो हमारे इस कोर के ऊपर की जाती है। जो हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो वाइंडिंग होती है इसे हमारे इस कोर के ऊपर की जाती है। लेकिन जो सेल टाइप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो कोर के अंदर की जाती है। यानी कि ये हमारा कोर टाइप का ट्रांसफार्मर है, ये सेल टाइप का ट्रांसफार्मर है, और इसमें जो वाइंडिंग रहेगी वो इसके बीच में रहती है। ये हमारी ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग इसके बीच में रहती है। यानी कि जो सेल टाइप का ट्रांसफार्मर होता है उसमें जो वाइंडिंग की जाती है वो हमारे कोर के अंदर होती है, लेकिन जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होती है उसमें हमारे कोर के ऊपर हमारी कॉइल की वाइंडिंग की गई रहती है। दूसरी चीज़ दोस्तों हमारी जो है वाइंडिंग, वाइंडिंग हमारी यहाँ पे 2 प्रकार की होंगी। एक होगी हमारी प्राइमरी वाइंडिंग, और दूसरी होगी हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। दोस्तों हम प्राइमरी साइड पे क्या करते हैं, इनपुट देते हैं, और सेकेंडरी साइड पे हम आउटपुट या फिर लोड को कनेक्ट करते हैं।
इसी तरह हमारा कूलिंग, ट्रांसफार्मर जो होता है, अगर ट्रांसफार्मर रन कर रहा होता है तो उसमें बहुत ही हीट प्रोड्यूस होता है, जिससे कि क्या हो, ट्रांसफार्मर को जलने से बचाने के लिए हम कूलिंग प्रोवाइड करते हैं। कूलिंग भी दोस्तों कई प्रकार के होते हैं, जैसे एयर कूलिंग हो गया, एयर बैलास्ट हो गया, वाटर कूलिंग हो गया। दोस्तों इस तरह से हमारी क्या होती है, कूलिंग की जाती है। ऑयल भी हमारा ट्रांसफार्मर में उपयोग होता है। और एक होता है कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, इसको हम आगे बताएंगे। लेकिन कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, जब हम ट्रांसफार्मर जो देखते हैं, इस ट्रांसफार्मर के हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम कनेक्शन करते हैं, कुछ इस टाइप के लगे होते हैं ऐसे। इस ट्रांसफार्मर के यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह से कुछ हमारी स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पे हमारा कुछ इस तरीके का एक गोल आकृति का सिलेंडर लगा होता है। ये जो टैंक होता है इसे हम कंजर्वेटर टैंक बोलते हैं। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के ईएमएफ के बारे में, ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। तो चलिए देखते हैं हम ट्रांसफार्मर के ईएमएफ इक्वेशन के बारे में। और ये हमारे एक ट्रांसफार्मर है, जिस पे ये हमारे क्या है, कोर है, लेमिनेटेड कोर है। दोस्तों हमारे जो कोर होते हैं उनको हम लेमिनेशन प्रोवाइड किए रहते हैं, जो पूरी तरह से लेमिनेटेड होते हैं। और ये जो कोर होते हैं, इन कोर पे हम क्या करते हैं कि जो हमारा इंडक्टर होता है उस पर हम इसकी वाइंडिंग करते हैं। यानी कि इस पर हम क्या करेंगे, एक कोई भी सील ले लेते हैं, इसके ऊपर हम कॉइल क्या करते हैं, लपेटते जाते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे हमारे दो टर्मिनल बन जाते हैं। दोस्तों ये हमारा प्राइमरी साइड है, ये हमारा प्राइमरी साइड है, और ये हमारा सेकेंडरी साइड है। दोस्तों यहाँ पे जो हमारे कॉइल दिख रही हैं, ये हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग कहलाती हैं, और जो प्राइमरी साइड पे वाइंडिंग की जाती है वो प्राइमरी वाइंडिंग कहलाती है। दोस्तों हम वाइंडिंग में जो हमारे नंबर ऑफ़ टर्न होते हैं, कितनी बार इसको हम घुमाए हैं, उसे हम N1 से, और जो सेकेंडरी टाइप में हमारे कॉइल को कितनी बार घुमाया गया है, यानी कितनी बार लपेटा गया है, उसके नंबर को हम N2 से प्रेजेंट करते हैं। दोस्तों जो हमारा इनपुट होता है, वहाँ पे जो हम वोल्टेज उसको अप्लाई करते हैं उसको हम प्राइमरी वोल्टेज, और जो हमें सेकेंडरी साइड में मिलता है उसे हम सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं हम कि ट्रांसफार्मर में ईएमएफ इक्वेशन कैसे जनरेट होता है, यानी कि ट्रांसफार्मर में कैसे जो हमारा करंट होता है और जो वोल्टेज होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका जो इनपुट है, इसके इनपुट पे हम एक वोल्टेज सप्लाई देते हैं, और वो वोल्टेज कौन सी होती है, एसी वोल्टेज होती है। एसी वोल्टेज अप्लाई करने के बाद इसमें से हमारी क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है, आईपी। दोस्तों प्राइमरी साइड से हमारी सोर्स को अप्लाई करने पे इसमें हमारी क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। और जब ये धारा हमारी कॉइल के रास्ते प्रवाहित होती है, जब ये धारा हमारी कॉइल में प्रवाहित होती है, तो कॉइल में प्रवाहित होने के कारण ये जो हमारे कॉइल होते हैं, ये क्या होते हैं, एनर्जाइज होते हैं, और इसमें एक फ्लक्स का निर्माण होता है। और इस फ्लक्स के कारण इस यहाँ पे जो कोर होते हैं, उस कोर में हमारे क्या होते हैं, मेन फ्लक्स का प्रवाह होता है। ये जो हमारा फ्लक्स होता है इसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं, इसे हम लीकेज फ्लक्स कहते हैं। और यहाँ पे जो हमारा मेन फ्लक्स प्रोड्यूस होने लगता है, जो कि हमारे कोर के रास्ते से प्रवाहित होना स्टार्ट करता है। और यह कोर के माध्यम से हमारे जब ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग यानी कि कॉइल में से गुजरता है, तो यहाँ पे जब फ्लक्स हमारा सेकेंडरी साइड से गुजरता है, तो यहाँ से हमारी I2 करंट प्रोड्यूस होती है। दोस्तों अभी हमको I2 करंट नहीं मिलती है, क्योंकि जब तक हम लोड कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक हमको सेकेंडरी साइड पे कोई भी करंट प्रवाहित नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक वोल्टेज जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे जो सेकेंडरी साइड का जो वोल्टेज है उसके सापेक्ष में एक हमारा और वोल्टेज जनरेट होता है, जिसे हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो हमारा ईबी होता है, यहाँ पे भी एक हमारा बैक ईएमएफ जनरेट होता है, जो हमारे प्राइमरी वोल्टेज यानी मेन वोल्टेज का हमेशा अपोज करता है।
और इस अपोजिशन के कारण हमारा जो फ्लक्स होता है वो प्रवाहित होता है। इसी तरह से हमारा सेकेंडरी साइड में भी जब हमारी फ्लक्स प्रवाहित होती है तो ये जो हमारी कॉइल है, इन कॉइल में एनर्जाइज होती है और एनर्जाइज होने के कारण इसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और इस बैक ईएमएफ के कारण यहाँ पे हमारा जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज होता है वो हमें प्राप्त होता है। तो दोस्तों जब हम सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्ट करते हैं, जब हम सेकेंडरी साइड पे कोई लोड कनेक्ट करते हैं तब इसमें से हमको I2 या फिर IS यानी सेकेंडरी करंट मिलने लगती है। दोस्तों जब हम प्राइमरी साइड पे वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो इसमें से प्राइमरी धारा प्रवाहित होती है और यह प्राइमरी धारा जो हमारे प्राइमरी वाइंडिंग है यानी कि N1 में प्रवाहित होती है, जिसके कारण से हमारा फ्लक्स यानी कि फाई हमारा जनरेट होता है। और इस फ्लक्स के कारण एक हमारा E1 जनरेट होता है, E1, जिसे हम बैक ईएमएफ के नाम से जानते हैं। ये जो ईएमएफ होता है वो हमारे मेन जो धारा होती है, जो वोल्टेज होता है उसका ये अपोज करता है, इसलिए इसे हम लिखते हैं VP माइनस EP। दोस्तों आइए हम इसके डेरिवेशन को देखते हैं। तो सपोज दैट फाई इज इक्वल टू फाई m साइन ओमेगा टी। दोस्तों हम ये जानते हैं कि जो हमारा इनपुट अप्लाई होता है वो हमारा साइनोसॉइडल होता है यानी कि ज्यावक्रीय होता है। तो दोस्तों जो हमारा फ्लक्स जनरेट होगा वो भी हमारा इसी तरह से साइनोसॉइडल ही होगा। तो दोस्तों जो हमारा मैक्सिमम पॉइंट आएगा प्लस ये वाला मैक्सिमम पॉइंट आएगा और ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट आएगा निगेटिव में, तो इस स्थान पे हमारे मैक्सिमम फ्लक्स क्या होंगे, जनरेट होते हैं। दोस्तों अब हम जानते हैं कि जो हमारा बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है ईएमएफ E1 प्राइमरी साइड पे वो हो जाएगा E1 माइनस N1 d∅dt। दोस्तों अब हम फाई की जगह पे ये वाली वैल्यू क्या करेंगे, प्लेस कर देंगे, तो हो जाएगा हमारा N1 d∅m साइन ओमेगा t अपॉन dt। अब इसको सॉल्व करने पे आएगा हमारा N1 ये बाहर आ जाएगा, φm यहाँ से ओमेगा भी बाहर आएगा और हो जाएगा cos ओमेगा t। दोस्तों हमें मैक्सिमम फ्लक्स की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे मैक्सिमम फ्लक्स के साथ होती है तो हमारा मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ भी जनरेट होता है। तो जो हमारा मैक्सिमम होगा वो E1 मैक्सिमम कब होगा, E1 जो हमारा मैक्सिमम तब होगा जब साइन ओमेगा टी माइनस π/2 इज इक्वल टू 1 होगा। दोस्तों इस कंडीशन में हमारा जो ई प्रोड्यूस होगा, जो बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगा वो मैक्सिमम होगा। तो दोस्तों ई मैक्स बराबर होता है, तो जो हमारा E1 हो जाएगा वो हो जाएगा ई मैक्स जो हो जाएगा N1 ओमेगा 5m। दोस्तों जो हमारा ई मैक्स हमारे प्राइमरी साइड प्रोड्यूस हुआ है वही हमारा ई मैक्स जो होगा वो सेकेंडरी साइड के लिए भी होगा। अतः हमारा जो E1 होता है वह U2 के लगभग बराबर माना जाता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि φm बराबर होता है Bm इंटू ए। ये जो है हमारा वो एरिया है। दोस्तों हमारा जो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होता है वो हमारा यहाँ से यानी कि 0 से लेकर T4 यानी ये जो हमारी पूरी एक साइकिल है T यानी कि 1 टाइम पीरियड के दौरान हमारा जो 1/4 टाइम पीरियड होता है वहाँ पे हमें मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है। तो दोस्तों जो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स मिलता है उसके बाद अब क्या होता है, जो हमारा एवरेज होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, जो हमारे फ्लक्स के परिवर्तन की दर होती है, जो हमारे औसत परिवर्तन की दर होती है फ्लक्स के, उसे हम लिखते हैं 4f∅m, जिसे हम वेबर पर सेकेंड के मापते हैं। दोस्तों जो हमारा नंबर ऑफ टर्न है कॉइल का, उस टर्न में हमारे कितने ईएमएफ हमारे प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि एक टर्न में हमारे कितने ईएमएफ प्रोड्यूस होंगे वो बराबर होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स पर टर्न। तो दोस्तों हमारा एवरेज ईएमएफ जो होता है पर टर्न वो हो जाता है हमारा 4πfm। इसे हम वोल्ट में प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा
फॉर्म फैक्टर बनता है वो होता है हमारा RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। फॉर्म फैक्टर जो हमारा क्रिएट होता है वो होता है RMS वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू। तो दोस्तों जो हमारा RMS वैल्यू होगा वो ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में पूरा कितना EMF इंड्यूस्ड होगा उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न, RMS वैल्यू ऑफ EMF पर टर्न अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी वाइंडिंग। जिससे हमारा जो E1 हो जाएगा वो हो जाएगा 4.44 FN1 φm। दोस्तों यही जो हमारा इक्वेशन होगा वो हमारे सेकेंडरी साइड के लिए हो जाएगा E2 इज इक्वल टू 4.44 FN2 φm। दोस्तों ये जो इक्वेशन होता है इसे हम EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों ये जो इक्वेशन होता है इसे हम EMF इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर कहते हैं। दोस्तों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करें तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या होता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू 4.445 FN1 अपॉन 4.445 FN2। तो दोस्तों हमारा ये जो होता है वो आपस में कट जाएगा और हमारा बचता है E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। दोस्तों ये जो इक्वेशन होता है, ये जो रेशियो होता है, इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, दोस्तों इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जानते हैं। तो इसे हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो के नाम से जानते हैं और इसे हम जो होता है ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेशियो भी कहते हैं। दोस्तों जहाँ पे के जो होता है वो हमारा कांस्टेंट होता है। दोस्तों अगर हमारा जो N2 है वो ग्रेटर देन N1 है, N2 यानी कि नंबर ऑफ़ टर्न जो हमारा सेकेंडरी साइड है वो N1 से ज़्यादा है, तो उस समय के का जो मान आएगा वो 1 से ज़्यादा होगा और इस टाइप को हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। दोस्तों हम शॉर्टकट में ट्रांसफार्मर को XMER से भी लिखते हैं, एक्समर। दूसरा होता है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर हमारा N1 इज ग्रेटर देन N2 तो इस केस में क्या होगा कि जो हमारा K होगा वो 1 से कम होगा और जब हमारा K का मान 1 से कम होगा तो इस टाइप के जो ट्रांसफार्मर होंगे उसे हम जानते हैं स्टेप डाउन के नाम से। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग अपने कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दे सकते हैं और बने रहिए हमारे चैनल टेक स्काई के साथ और इसी तरह नए नए टॉपिक के साथ हम आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।